एक्शन परफॉर्म कर रहा था उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आएगा, उसका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सारे इक्वेशन हमने देखे। आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है जिसमें हमें कहा गया है कि कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएफ, है ना। कैसा है कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएफ हैविंग द सेम टाइम पीरियड, ओके। कैसा है कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएफ हैविंग द सेम टाइम पीरियड अलोंग द सेम पाथ, ठीक है, बट क्या है तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है ना हमारा, ये समझो कि ऐसा एक पाथ है, यहाँ पे ये एक बॉडी हो गया, इसके साथ ही कहीं तो भी और एक बॉडी कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे दो बॉडी कनेक्टेड है, ठीक है। अब दोनों क्या कर रहे हैं ना एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, आपको पता है एसएचएम कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। अब दोनों बॉडीज क्या है ना एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, बट ये एसएचएम कैसा है, टाइम पीरियड सेम है दोनों का जो टाइम पीरियड है एसएचएम परफॉर्म करने का, मतलब जो टी की वैल्यू होगी, इसका समझो ये मास 1 है, ये मेरा ये मास 2 है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा t1 वो बराबर है इसके टाइम पीरियड के साथ, मतलब t2 के साथ, है ना। तो दोनों का टाइम पीरियड कैसा है, सेम है, दोनों का सेम पाथ में मूव हो रहे हैं। देखो एक ही स्ट्रिंग यूज किया है, मतलब वो क्या रहेगा, एक ही पाथ पे यूज हो रहा है, एक ही पाथ पे मूव हो रहा है, सही है। बट क्या है ना इसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट है, उसका क्या है जो एम्पलीट्यूड होगा सर वो क्या ऐसा डिफरेंट होगा। एम्पलीट्यूड मतलब क्या, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना। एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये पहले है इसके m1 कैसा है m2 के पहले, तो ये समझो इसका एक्सट्रीम पॉइंट इधर होगा, ठीक है। m1 एक्सट्रीम तक यहाँ तक आएगा समझो, तो जो m2 होगा मेरा वो थोड़ा सा दूर जाएगा, है ना। उसका एक्सट्रीम पॉइंट अलग होगा, इसका एक्सट्रीम पॉइंट अलग होगा, दोनों का एक्सट्रीम पॉइंट कैसा अलग अलग होगा, मतलब डिफरेंट एम्पलीट्यूड, है ना। टाइम पीरियड भले ही सेम है सर, पाथ ही सेम है, ठीक है, बट सर जो मेरा एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट वो दोनों का वैसा है डिफरेंट है। तो दोनों के लिए इक्वेशन कैसे बनेंगे, तो पहला इक्वेशन मेरा क्या बनेगा x1 इक्वल टू, ठीक है, मास 1 के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं। पहला इक्वेशन क्या बनेगा x1 इक्वल टू, इक्वेशन पता है आपको a1 sin ओमेगा t प्लस ∅1, है ना। ये पहले मास के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बन गया, पहले मास के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बन गया। अब दूसरे मास के लिए वैसे x2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस ∅2। अब ये फाई की वैल्यू मैंने क्यों डिफरेंट ली, क्योंकि देखो दोनों का इनिशियल पोजीशन क्या है अलग अलग है, ये इनिशियल पहले है, इसका इनिशियल बाद में आता है, तो दोनों का इनिशियल पोजीशन कैसा है अलग अलग है। ओमेगा टी क्यों सेम लिया है हमने, फिर पहले भी बोला है जो टाइम पीरियड है दोनों का कैसा है सेम है, दैट्स व्हाई ओमेगा टी हमारा सेम आया। एम्पलीट्यूड कैसा है a1 a2 लिया, अलग अलग लिया, क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ही बोला है डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इतनी चीजें चेंज होगी तो ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड चेंज है तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा रहेगा चेंज रहेगा। इसलिए ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, दोनों का मिला के जो एम्पलीट्यूड आएगा उसको हम क्या बोलेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट मिलाऊंगा तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, इन दोनों का अगर मिलाता हूँ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है x इज इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2 हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो ना तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा सर दोनों का, सही है। तो मैं सीधा सीधा x इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, x1 का इक्वेशन क्या है a1 sin ओमेगा t प्लस ∅1, सही है, और सेकंड इक्वेशन क्या है प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस ∅2, सही है, दोनों इक्वेशन बन गए, ठीक है। तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, इसको सॉल्व करते आगे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे एक चीज साइन ओमेगा टी प्लस ∅1, यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है ट्रिग्नोमेट्री वाला, है ना। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी वाला, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है सर इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाता है, सही है ना। इसके पहले भी हमने इसको सीखा है, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे x का, x इज इक्वल टू a1 साइन, देखो इसके लिए पहले बनेगा साइन ए की वैल्यू क्या है ओमेगा टी प्लस ∅1, सॉरी प्लस नहीं आएगा ना, मल्टीप्लाई कॉस बी मल्टीप्लाई बाय कॉस ∅1 बन गया ये, प्लस इसका कॉस ओमेगा टी, ए की वैल्यू क्या है ओमेगा टी इंटू साइन बी की वैल्यू क्या है हमारी ∅1 बन गया। इतना सॉल्व हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लिया, देखो
अब यही फॉर्मूला हम इसको अप्लाई करेंगे, तो प्लस A2 क्या बन जाएगा, साइन A प्लस B वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी प्लस, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई कॉस फाई 2 प्लस कॉस A की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी इंटू B की वैल्यू साइन फाई 2। यहाँ तक इक्वेशन आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ तक इक्वेशन कैसे आया समझ गया मैंने, ये मुझे लास्ट इक्वेशन मिला था डिस्प्लेसमेंट का, है ना, हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ये जो साइन A प्लस बी वाला इक्वेशन बन गया ना, तो उसको अप्लाई कर दिया फॉर्मूला साइन A प्लस बी, ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, तो देखो ये A1 यहाँ पे साइन A प्लस बी पूरा सॉल्व कर दिया, यहाँ पे A2 साइन A प्लस बी यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिया। अब आगे x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो अभी देखो ट्राई करो, यहाँ पे क्या होगा, देखो इक्वेशन कैसा बनता है, एम्पलीट्यूड साइन और कॉस के दोनों टर्म, इधर भी साइन और कॉस के दोनों टर्म। अब हम क्या कर लेते हैं ना, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा A1 इसको मल्टीप्लाई कर दो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई 1, a को इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब a को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस A1 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 1 हो गया। अब A2 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर A2 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो प्लस A2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई 2 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 2, ठीक है। यहाँ तक इक्वेशन समझ में आ गया। सीधा सीधा क्या किया मैंने, देखो x था तो a इक्वेशन एम्पलीट्यूड बाहर था ना, तो एम्पलीट्यूड को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एम्पलीट्यूड को इसके साथ, ये एम्पलीट्यूड को इसके साथ, और ये एम्पलीट्यूड को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या आएगा, देखो अब आगे क्या करना है ना मुझे, देखो A1 साइन ओमेगा टी इधर भी है और A2 साइन ओमेगा टी, मतलब ये टर्म और ये टर्म दोनों के साथ सेम सेम है, ठीक है। फिर इसके बाद ये टर्म और ये टर्म सेम आती है, सही है ना। तो हम इन दोनों टर्म को पेयर पेयर में पास पास लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो A1 साइन ओमेगा टी प्लस कॉस फाई 1 आ गया, प्लस इसके साथ मैं ये टर्म पास में लिख देता हूँ, इसके A2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई 2, ठीक है। ये दोनों टर्म को मैंने साथ साथ लिख लिया, प्लस अब ये दोनों टर्म को पास पास लिख लेता हूँ, A1 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 1 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 2, ठीक है। देखो यहाँ तक हो गया मेरा। अब हमें करना क्या होगा ना, देखो यहाँ से क्या होता है, साइन ओमेगा टी यहाँ से कॉमन निकल सकता है, और यहाँ से कॉस ओमेगा टी क्या निकल सकता है, कॉमन निकल सकता है, सही है। तो हम इसको कॉमन निकालते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी के टर्म भी हमें यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ ना मैं, साइन ओमेगा टी, देखो यहाँ से क्या निकलता है, पूरे इससे साइन ओमेगा टी कॉमन निकलता है, तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा, x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, अगर मैंने यहाँ से बाहर निकाला तो क्या बचता है, A1 प्लस कॉस फाई 1, A1 प्लस कॉस फाई 1, ठीक है, A1 प्लस कॉस फाई 1, ठीक है, A1 प्लस कॉस फाई 1 प्लस A2 इंटू, सॉरी यहाँ पे इंटू चाहिए ना, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, तो A1 कॉस फाई 1, A1 यहाँ पे क्या आएगा, कॉस फाई 1 प्लस A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2, A2 कॉस फाई 2, ठीक है। और यहाँ पे नीचे और प्लस, हमने यहाँ से क्या निकालना है, कॉस ओमेगा टी कॉमन निकलता है यहाँ से, तो यहाँ से कॉस ओमेगा टी कॉमन निकाल देता हूँ, कॉस ओमेगा टी क्या बचेगा, A1 साइन फाई 1, A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2, A2 साइन फाई, ठीक है। यहाँ तक इक्वेशन आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया मेरा, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो ये इक्वेशन था,
यहाँ से मेरा साइन ओमेगा टी और यहाँ से भी साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 आया, a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2, और नीचे की इक्वेशन से मैंने cos ओमेगा टी और यहाँ से भी cos ओमेगा टी कॉमन निकाल लिया, क्या बचा a1 sin phi 1, a1 sin phi 1, यहाँ से क्या बचा a2 sin phi 2, a2 sin phi 2। ठीक है, यहाँ तक मेरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है, तो कुछ वैल्यू ना हमें कंसीडर करने होते हैं। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, देखो कंसीडर, ठीक है, दो वैल्यू को कंसीडर कर लो। देखो कैसा कैसा, a1 ये जो है ना हमारा a1 cos phi 1, ठीक है, ये देखो a1 cos phi 1 थोड़ा बड़ा लिखता हूँ क्लियरली, a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2, इसको क्या लिखना है ना, a1 cos phi 1 प्लस a2 प्लस phi 2, a1 a2 क्या है, दोनों अलग अलग एम्पलीट्यूड है, इनको मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, cos cos सेम ही रहेगा, और phi 1 phi 2 क्या है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन था ना, हमारा इनिशियल एंगल। ठीक है, तो उसको क्या लिखना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में क्या लिखता हूँ, रिजल्टेंट। ठीक है, तो डेल। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन ये a2 sin phi 1 सॉरी a1 sin phi 1, ठीक है, प्लस a2 sin phi 2, इसको भी वैसे कर दूंगा, a1 a2 का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r बन जाएगा, साइन टर्म वैसा ही रहेगा साइन, और जो हमारा इनिशियल एंगल है, इनिशियल फेज, उसको मैं क्या लिख दूंगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन डेल लिख दूंगा। ठीक है, ये दो चीजें, ये कुछ चीजें मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ध्यान दे रहा। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 1 2 आया था ना, मैं इसको इक्वेशन नंबर दे दूंगा, ये पहला इक्वेशन लिखता हूँ मैं 3 और ये लिखता हूँ 4। ठीक है, अब यहाँ से ये इक्वेशन वापस x बिकम्स क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या रखना है मुझे, r cos थी या r cos दे, तो साइन ओमेगा टी इनटू क्या आएगा इसकी जगह पे, r cos डेल आ गया, प्लस cos ओमेगा टी, और इसकी जगह पे क्या आएगा, r sin डेल। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन निकलता है मेरा, यहाँ से r और यहाँ से भी r कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो x की टर्म क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल, प्लस यहाँ से cos ओमेगा टी इंटू साइन डेल। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन आ गया मेरा। अब आगे क्या होगा ना, x इज इक्वल टू, देखो यहाँ से वही फार्मूला वापस आया, कौन सा फार्मूला, साइन a प्लस बी वाला। सो यहाँ पे रीजन देता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी के हिसाब से ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा मेरा, x इज इक्वल टू, देखो साइन a इंटू कॉस बी है ना, कॉस a इंटू साइन बी, मतलब a का क्या है वैल्यू, ओमेगा है, और b का वैल्यू डेल है, तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, साइन a प्लस बी बनेगा, है ना। सो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओमेगा t, प्लस b की वैल्यू क्या है, फाई, तो यहाँ पे सॉरी डेल, तो यहाँ पे डेल, ये मिल गया मेरा इक्वेशन। और ये इक्वेशन किसका है, हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ना। ये जो दोनों एसएचएम परफॉर्म हो रहे हैं ना एट अ टाइम, दो एसएचएम एट अ टाइम परफॉर्म हो रहे हैं सेम एम्पलीट्यूड विद सेम टाइम पीरियड, सॉरी डिफरेंट एम्पलीट्यूड एट अ सेम टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन मिल गया मुझे। ये इक्वेशन किसका है हमारा, ये है इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, है ना। इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, 3 4 हो गया, ये हो गया मेरा 5। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल देता हूँ। ठीक है,
कैसे हमने स्टार्ट किया था, हमने बोला था कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एट ए टाइम दो चीजें परफॉर्म हो रही है, मतलब दो मास है वो क्या कर रहे हैं एट ए टाइम सेम एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, टाइम पीरियड उनका सेम था, इसलिए मैंने T1 T2 को सेम बताया था। और बट चेंजेस क्या थे ना, चेंजेस सीधे सीधे बताए थे एट ए डिफरेंट एम्पलीट्यूड। तो जो ए वाली वैल्यू है A1 A2 तो ये दोनों कैसे रहने वाला है, डिफरेंट रहने वाले हैं। अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट है तो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो उसका इनिशियल फेज होगा फाई की वैल्यू ये भी डिफरेंट हो जाएगी, सही है। और ओमेगा टी क्यू सेम लिखा है तो पहले ही बोला था कि टाइम पीरियड कैसा है, सेम है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया, ये इक्वेशन आया मेरा लास्टली इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखा। अब इसके बाद हमें आगे बढ़ना है, तो इसके बाद आएगा हमारा इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सीधा सीधा कहां से मिलेगा, ये दो हमने कंसीडर किए थे वैल्यू, देखो आर आर, ठीक है। यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है मेरे पास, ठीक है। तो यही से मुझे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है ना, इसके लिए ध्यान देना, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन, किसका किसका हमें करना है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 का हमें क्या करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करना है, ठीक है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करना है, तो चलो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा लिख लेता हूं मैं, देखो A1 cos phi1 प्लस A2 cos phi2, ठीक है, प्लस ये A1 sin phi1 प्लस A2 sin phi2, ठीक है, इक्वल टू ये साइड का भी एडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, R cos del, R cos del प्लस R sin del, ठीक है। यहां तक आ गया। सिर्फ एडिंग ही नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसको स्क्वेयरिंग भी देना है। तो इसका स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर, ठीक है, तीनों का स्क्वेयर भी दे दिया मैंने, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग हुआ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, मैंने क्या किया, इनको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये जो इक्वेशन है ना मेरा, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। कौन सा फॉर्मूला, इसको मैं इक्वेशन नंबर देता हूँ, ठीक है। हमारा 4 3 4 ये रहेगा 5, ठीक है। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा आएगा हमारा, देखो ये वैल्यू कैसी है, ये A दिखता है और ये B है, मतलब ये कैसा फॉर्मूला आया, A प्लस बी वाला, A प्लस बी होल स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला, A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर बनता है, ठीक है। क्या बनता है, A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, इस इक्वेशन नंबर 5 में अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो A1 cos phi1, ये A की वैल्यू हो गई, ये B की वैल्यू हो गई है ना, थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। देखते हैं पहले इसको अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला क्या आएगा, A1 स्क्वायर cos phi1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर, ये A की वैल्यू हो गई, ठीक है, ध्यान देना, ये A है, ये मेरा यहाँ पे B है, ठीक है। तो ये A प्लस B स्क्वायर लग रहा है, प्लस ट्वाइस A1 cos phi1 इंटू A2 cos phi2, ठीक है। फिर प्लस B स्क्वायर क्या है, इसका आएगा, सो A स्क्वायर A2 स्क्वायर cos phi2, ठीक है। यहाँ तक आ गया, इस पे अप्लाई किया, अब इस पे अप्लाई करेंगे, प्लस इसको नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi2 प्लस, सॉरी ये स्क्वायर पहले आता है, cos स्क्वायर, सो ट्वाइस A1 साइन phi1 इंटू A2 साइन phi2 प्लस B, ये B की वैल्यू है ना, इसको लगा रहे हैं, ये A की वैल्यू हो गई, ये B की वैल्यू, इसको लगाएंगे तो क्या आएगा, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi2, ओके। यहाँ तक आ गया। थोड़ा सा ये कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड है, लंबा लंबा इक्वेशन जा रहा है ना, तो साथ में अगर आप भी सॉल्व करोगे तो इसको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सॉल्व करते चलना है इसको,
अब इसके बाद इक्वल टू क्या आएगा, इसको देखो तो आर आर कॉमन निकल गया इसमें से, तो आर स्क्वायर बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, सॉरी इधर क्या बचा, कॉस डेल प्लस साइन डेल स्क्वायर, कॉस डेल प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। ये बचता है, स्क्वेयरिंग हो गया, इसको सेपरेट कर दिया है ना हमने, ये स्क्वेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसे डैश कर देता हूँ तो समझ में आएगा कि ये अलग इक्वेशन था, अब मैं नीचे अलग इक्वेशन लिख रहा हूँ इसका, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या हो सकता है, देखो अभी यहाँ पे अब हमने इसको सेपरेट तो कर दिया सर, ठीक है। अब देखो यहाँ से ठीक से अगर देखोगे तो हमें मिलता है a1 स्क्वायर यहाँ से कॉमन, ठीक है। देखो यहाँ से a1 कॉमन मिलता है, ये पूरा एक ही लंबा इक्वेशन है, तो a1 स्क्वायर कॉमन मिल गया, ठीक है। फिर कॉमन क्या मिलता है, देखो यहाँ से 2a1 a2 कॉमन मिलता है इन दोनों टर्म से, और फिर इन दोनों टर्म से क्या मिलता है, a2 स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इसका है, ठीक है। a2 स्क्वायर यहाँ से कॉमन मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे जरूरत नहीं है फिलहाल, तो इसका भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से मैंने अगर a1 स्क्वायर कॉमन निकाला, a1 स्क्वायर अगर कॉमन निकालता हूँ तो देखो क्या बचता है, cos स्क्वायर डेल 1 प्लस साइन स्क्वायर डेल 2, कैसे आया अभी, डेल 1 है ना, डेल 1 है यहाँ पे, ठीक है, डेल 1 है यहाँ पे। तो क्या आया मेरा, cos स्क्वायर डेल 1 प्लस साइन स्क्वायर डेल 1, ठीक है। देखो a1 स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर डेल 1 साइन स्क्वायर डेल 1 प्लस, अब मैं कॉमन क्या निकालने वाला हूँ, देखो यहाँ पे 2a1 a2 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो क्या बचता है मेरे पास, देखो cos डेल 1, ठीक है, cos डेल 1 बचा हमारे पास, यहाँ पे cos डेल 2 बचा, फिर यहाँ पे अगर कॉमन निकाला है यहाँ पे तो sin डेल 1 इंटू साइन डेल 2 बचता है, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं cos डेल 1, ये पहला टर्म, फिर ये दूसरा टर्म इंटू cos डेल 2 आया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या निकलता है, और कॉमन देखो यहाँ से निकला, तो क्या निकला सर, इसी इक्वेशन को नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला है, साइन डेल 1 इंटू साइन डेल 2, ठीक है। फिर ये इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों में से देखो क्या क्या कॉमन निकलता है, a2 स्क्वायर सो प्लस a2 स्क्वायर अगर कॉमन निकालते तो क्या बचता है, cos स्क्वायर डेल 2 प्लस साइन स्क्वायर डेल 2, ठीक है। थोड़ा सा लंबा गया है इक्वेशन, पर ध्यान देना कैसे गया, इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, इक्वल टू आया, हाँ ओके, इक्वल टू क्या बचा, ये इक्वेशन बचा ना R2 वाला, सो R स्क्वायर cos स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया इक्वेशन। अब हम करते हैं इसको सॉल्व आगे। अब एक काम करता हूँ मैं, हमारे लिए जगह नहीं बची, ठीक है, तो इसको तो मैं ये इक्वेशन हटा रहा हूँ। आई होप कि आपके पास लिख के होगा तो सही रहेगा, तो समझ में आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आया लास्ट, हमने यहाँ से एम्पलीट्यूड कॉमन निकाला, यहाँ से कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एम्पलीट्यूड कॉमन निकाला, यहाँ से वापस सेकंड एम्पलीट्यूड कॉमन निकाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको आगे सॉल्व, इसको अभी देखो आगे कैसा होता है। देखो यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर थीटा 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, ठीक है। यहाँ तक आ गया इक्वेशन। अभी हमें एक इक्वेशन और पता है, एक फॉर्मूला पता है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कौन सा, कि सर जो साइन स्क्वायर होता है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे अप्लाई कर दो सीधा सीधा। तो देखो a1 स्क्वायर क्या आएगा, ये क्या बनेगा, a1 स्क्वायर देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मुझे फाई, हमारा फाई है, यहाँ पे थीटा है, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a1 a2, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं हुआ, तो cos 5 1 इंटू cos 5 2
प्लस इधर लिख रहा हूँ साइन फाई वन इंटू साइन फाई टू, उसको वैसे ही लिखता हूँ, ठीक है, प्लस अभी यहाँ पे देखो हमारा क्या बचा है, ए टू स्क्वायर वाला है ना, ए टू स्क्वायर वाला, यहाँ पे भी वापस से वही चीज़ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या बचा है, इक्वल टू इधर लिखता हूँ इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अरे देखो यहाँ पे वही बनता है वापस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर डेल डेल है तो हमारा क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा वापस से, यहाँ पे भी 1 ही बचा है, ठीक है। इक्वेशन कैसा होता है, कम कम होते जा रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन आ रहा है, आर इज इक्वल टू क्या है हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था है ना, तो ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन आने वाला है अभी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके। सो इसके बाद ये इक्वेशन आने के बाद मैं इसको नाम दे देता हूँ, हमारा इक्वेशन जो चल रहा था इसके बाद ये इक्वेशन बनता है हमारा 3 4 हो गया 5, इक्वेशन नंबर 6 बन गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन, ठीक है। तो आर तो वैसे आ ही गया है, बट ये एक लॉन्ग इक्वेशन यहाँ पे बचा हुआ है, कॉस डेल 1 इंटू कॉस डेल 2 साइन डेल 1 इंटू साइन डेल 2, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, एक हम फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा है, अभी हमने साइन ए प्लस बी देखा ना, इसमें और एक आता है कॉस वाला, कॉस ए माइनस बी वाला, ठीक है, कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला आता है। तो कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, देखो इसी फॉर्मूला है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस ऑफ ए क्या है मेरा डेल 1 और बी क्या है मेरा डेल 2, ठीक है। तो इक्वेशन 6 बिकम्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन 6 क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो इक्वेशन 6 क्या आता है मेरा, a1 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 वैसे का वैसे ही है, ठीक है। तो कॉस, ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, कॉस ए क्या है डेल 1 माइनस डेल 2, ठीक है, प्लस क्या है a2 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वल टू मेरा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक मेरा इक्वेशन मिल गया। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इधर का स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू स्क्वायर इधर ट्रांसफर होने के बाद तो रूट में चला जाएगा पूरी वैल्यू की, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 इंटू कॉस ऑफ डेल 1 माइनस डेल 2 प्लस a2 स्क्वायर, हो गया, मिल गया पूरा इक्वेशन। और ये इक्वेशन किसके लिए, इक्वेशन फॉर, दिस इज द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये मिल गया मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, किसके लिए, तो composition of two SHM having the same time period at a same path but a different amplitude, इसके लिए मुझे क्या मिल गया अभी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी मिल गया। इसके पहले हमने जो फाइंड किया था वो था रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दो इक्वेशन मुझे मिल गए, एक तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, उसके बाद रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम इसके बाद देखेंगे तीसरा इक्वेशन इसका, ओके ओके। सो इससे पहले हमने निकाल लिया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, निकाल लिया मतलब टोटल एक्स की वैल्यू निकाल दी। इसके बाद हमने निकाला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विच इज आर, और अब हमें निकालना है रिजल्टेंट फेज, है ना, ये जो डेल वाला है, डेल वाला रिजल्टेंट फेज है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। देखो आर भी निकाला, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी निकाला, अब बचा डेल तो उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो सिंपल सीधी सीधी टेक्निक है, ये तो हमने पहला वाला फॉर्मूला है जो हमने कंसीडर किया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, for equation of resultant
रिजल्टेंट फेज, ठीक है, किसके लिए? फॉर इक्वेशन ऑफ अ रिजल्टेंट फेज हमें क्या करना होगा? डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड कर दो तो आपको रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा? फेज मिल जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा है इक्वेशन नंबर 4 क्या है? a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 अपॉन ये वाला थर्ड a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2, और इसका जो भी आंसर था वो लिखना पड़ेगा r sin डेल इसका अपॉन इसका क्या रहेगा? r cos डेल, r cos ऑफ डेल, ठीक है। ये इक्वेशन मिल गया। अब हमें इसको सॉल्व करते जाना है और डेल की वैल्यू निकालना है सिर्फ, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा ना, सीधा सीधा देखो आर आर मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि दोनों सेम टर्म है। R1 R2 होता तो कैंसिल नहीं होता, बट क्या है? आर आर, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा मेरा? सीधा सीधा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल होने के बाद आपको एक फॉर्मूला पता होगा वापस से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वाला। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो ये साइन डेल अपॉन कॉस डेल क्या हो गया? टैन डेल इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या आएगा, वैसे ही यहाँ पे भी चेंजेस होंगे, देखो। अब सबसे पहले तो मैं इसको जैसे कि वैसे लिख देता हूँ, a1 साइन डेल 1 प्लस a2 साइन डेल 2 अपॉन 2l, ओके, अपॉन a1 cos डेल 1 प्लस a2 cos डेल 2, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन को आगे लेके जाना है, ये फाई का इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वापस से यही फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टैन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो जरूरत नहीं है ऐसा करने की, तो मुझे सिर्फ क्या करना है ना, इसका इक्वेशन निकालना है डेल का। तो मैं डेल इक्वल टू टैन, अगर इधर है तो इधर लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा? टैन इनवर्स हो जाएगा ना, टैन इनवर्स। टैन इनवर्स भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1 अपॉन टैन। पर फाइनली 1 अपॉन टैन क्या होता है? टैन इनवर्स ही होता है, इसलिए इसको टैन इनवर्स ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टैन इनवर्स, इनवर्स ऑफ, इसकी मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा a1 साइन डेल phi1 प्लस a2 साइन phi2 अपॉन a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। और ये हो गया हमारा टोटल जो भी रिजल्टेंट फेज है इसका इक्वेशन, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट फेज, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा? इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट फेज हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे तीनों इक्वेशन यहाँ पे कवर, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला इक्वेशन क्या था? रिजल्टेंट फॉर रिजल्टेंट इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, है ना। पहले हमने क्या निकाला? रिजल्टेंट इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट क्या आया? x इज इक्वल टू आया हमारा r साइन ओमेगा t प्लस डेल, ठीक है। इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद हमने निकाला इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, है ना। रिजल्टेंट फेज निकाल लिया था। इसके बाद हमने क्या निकाला? रिजल्टेंट फॉर इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विच इज डिनोटेड बाय r। हमारा r का इक्वेशन क्या है? अंडर रूट a1 स्क्वायर, सही है ना, a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 इंटू कॉस a माइनस b प्लस a2 स्क्वायर, ठीक है। ये आया मेरा इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसके बाद बचा था मेरा फेज, तो हमने थर्ड इक्वेशन भी निकाल लिया, जो क्या था? इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट फेज which is denoted by del, इसमें भी एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय r, ठीक है। तो यहाँ पे डेल का इक्वेशन निकाल लिया हमने, ये
तो क्या आया, डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ A1 sin phi1 प्लस A2 sin phi2 अपॉन A1 cos phi1 प्लस A2 cos phi2। ये हो जाता है हमारा टोटल टॉपिक कंप्लीट, जो कौन सा है, कंपोजिशन ऑफ 2 SHM हैविंग सेम टाइम पीरियड अलोंग सेम पाथ, बट कैसा है, तो उसका एम्पलीट्यूड जो है सर वो कैसा है, डिफरेंट है। ओके, सो थैंक यू।